हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है मैंने यूनिट 4 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस यानी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत शक्ति प्रतिकूल सिद्धांत के बारे में डिस्कशन किया। उसके अंतर्गत वैसे कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं बड़ा क्वेश्चन तो पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर उसके बाद उसके अर्थ परिभाषा होती है, उसके बाद उसके प्रमुख प्रतिपादक कौन है, उसके बाद उसकी जो प्रमुख विशेषता कौन सी है या विशेषता को या गुण को या उसके जो है मूल्यांकन की बात आती है, फिर उसके बाद उसकी आलोचनाएं, फिर उसके बाद उसका संदर्भ, फिर उसके बाद जो है उसके निष्कर्ष, उसके बाद संदर्भ। तो उसी आधार को मैंने फोकस करते हुए शक्ति प्रतिकूल सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई। उसके बाद शक्ति प्रतिकूल सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, यानी उसके पहले या उसके बाद की क्या स्थिति रही, और मुख्य जो प्रतिपादक है वह है मॉन्टेस्क्यू। यानी शक्ति प्रतिकूल सिद्धांत की जो शुरुआत है आधुनिक तौर पे, जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है फ्रांस के निवासी मॉन्टेस्क्यू अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, जिसमें यह बताया गया है कि सरकार के जो 3 अंग है, कार्यकारी के तौर पर, विधायी तौर पे और न्यायिक तौर पे, इन तीनों का अंग यानी तीनों का जो व्यवस्था है, तीनों का जो कार्य है वो पूर्णतया क्या है, अलग अलग है। शक्ति का पृथक्करण है, यानी शक्ति पृथक्करण तो है और पृथक्करण के साथ भी अपना आप में पावर ऑफ बैलेंस है, जैसा कि उदाहरण हम अमेरिका में देखते हैं, जैसा कि उदाहरण हम फ्रांस के अंदर देखते हैं। यानी ये ऐसी व्यवस्था जो है कोई भी शक्ति अपना आप में निरंकुश नहीं हो सकती, ठीक है। वो अपनी विवेक के आधार पर अपना आप में स्वाधीन है और कोई भी ऐसा अंग ऐसा नहीं कि भी जो है जैसे अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है और शक्ति जैसे उसको लग रहा है कि भाई मुझे जो है उस अंग से ये ज्ञात हो, उनको पहले ही ज्ञात हो जाता है कि मुझे मेरी शक्ति का इतना विस्तार आगे नहीं करना है क्योंकि मेरा दायरा कितना है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक अध्यक्ष पद्धति व्यवस्था के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस सिद्धांत को फ्रांस में लागू होना चाहिए वह सिद्धांत व्यवस्था कहां पर बनी है, अमेरिका के अंदर। यानी मॉन्टेस्क्यू मूल निवासी कहां का था, फ्रांस का था। वहां पर निरंकुश राजतंत्र था, वहां पर निरंकुश राजतंत्र के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वो इतना प्रभावशाली या इतना जो है महत्व के रूप में जो है इस सिद्धांत की उपयोगिता नहीं हुई जितनी अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो उसी कारण जो है इंग्लैंड के लोगों ने, यानी इंग्लैंड के प्रमुख प्रसिद्ध जो विद्वान है ब्लैकस्टोन, और अमेरिका के जो संविधान निर्माता के उसमें मेडिसन की जो भूमिका रहती है, उसने भी जो है कहीं न कहीं मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत का समर्थन किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि सरकार के जो तीनों अंग अलग रूप में काम करते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यानी कोई भी सदस्य, इसका सदस्य इसमें नहीं होता, इसका सदस्य इसमें नहीं होता है, ठीक है। और तीनों शक्तियां अपने आप में जो अलग रूप में काम करती है और नए एक दूसरे पर हस्तक्षेप होती है, और जैसे ही ये अपनी यानी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर जाता है तो उसको पहले ही आभास हो जाता है कि मेरी शक्ति जो है इससे आगे नहीं हो सकती। और जैसे कोई हम ये देखते हैं कि भाई जैसे महाभियोग की बात आती है, जैसे राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी कामकाज होता है तो कहीं ना कहीं एक संतुलन है, पावर ऑफ बैलेंस है। यानी अगर राष्ट्रपति जो है कार्यकारी के तौर पर जो भी काम करता है तो कहीं ना कहीं वो किससे परामर्श करता है, कांग्रेस से करता है, सीनेट या प्रतिनिधि सभा से करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग जैसी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के करना है तो कहां से होगा, कांग्रेस से होगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये है कि ये संतुलन शक्ति पृथक्करण भी है और अपना आप में संतुलन भी है, पावर ऑफ बैलेंस। तो इसकी मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण विशेषता आती है, मैंने कुछ बातें नोटिस की गई है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख गुण के तौर पर, प्रमुख लक्षण के तौर पर, प्रमुख विशेषता के तौर पर हम देखते हैं तो निम्नलिखित जो तत्व है, पहली बात आती है कि व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा होती है इसमें। यानी इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो इस संगठन में काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, ना किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप होता है, ना किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन होती है किसी दूसरे संगठन के आदेश के तौर पर। यानी वो अपना आप में स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अपने विचारों, अपने विवेक के आधार पर काम कर सकता है। तो ये व्यवस्था किसमें है, सिर्फ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तौर पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है कि निष्पक्ष की गारंटी, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति अपना आप में न्यूट्रल है, यानी इसमें जो भी न्याय या जो भी व्यवस्था करनी है वो अपने हिसाब से करेगा, अपने संगठन के दायरे में काम करेगा, ठीक है। इसमें यह नहीं कि इससे कोई सलाह लेनी है या इससे कोई अनुमति लेनी है या परमिशन लेनी है, ऐसी व्यवस्था किसी भी संगठन एक दूसरे में नहीं होती है,
ठीक है, जो भी काम करना अपने अपने जो भी जो है संगठन के अंदर जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था है, जो जिस प्रकार के संविधान के द्वारा दिए गए जो कार्य है, उसी हिसाब से अपने को काम करना है। यानी ये व्यवस्था किस तौर पर होती है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तौर पर। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो है सिद्धांत कानूनों का विभाजन लोक कल्याणकारी होता है। यानी इस प्रकार का पृथक्करण मानव जाति के लिए और वहां के राज्य के लिए, राज्य को वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी बनाने के लिए इस प्रकार का पृथक्करण होना चाहिए। ये कौन किसके बात किसके रूप में कहा जाता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर जो है मैंने जो गुण बताए व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में, निष्पक्ष की गारंटी के रूप में, तीसरा जो है कानून विभाजन लोक कल्याणकारी के रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो में उसी हम गुणों को नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताने की उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।